नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली विज्ञापन क्रमांक 51 की परीक्षा से संबंधित हम जो स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा की। तो ब्रिटिश भारत में शिक्षा की हम बात करेंगे 1780 से लेकर के 1947 तक की। इस बीच में कब कब क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, इन सब की जानकारी हम आपको 20-25 प्रश्नों के माध्यम से देंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम शुरू करें इसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे पूरे वीडियो जो इसके पहले भी हमने भेजे हैं, अपलोड किए हुए हैं, वो भी प्लेलिस्ट में हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से एक जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे। सारे वीडियोज अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते आप सभी वीडियोज को अच्छे से देखें। देखने के बाद अपने मित्रों से उस पर चर्चा करें। अगर कहीं कोई समस्या आती है, कोई चर्चा करना है तो हमसे कमेंट के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं ब्रिटिश भारत में शिक्षा की चर्चा करते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। अंग्रेजों ने सबसे पहले कौन सा शैक्षिक संस्थान खोला था? जब अंग्रेज आए यहाँ अपने भारत में तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा संस्थान खोला था? उस समय मदरसा उन्होंने सबसे पहले खोला था। कलकत्ता में खोला था वो मदरसा 1781 ईस्वी में। अब देखिए, सबसे पहले मदरसा उन्होंने क्यों खोला? देखिए उनकी चालाकी। उस समय मुसलमानों का शासन था और मुसलमानों को अपने फेवर में करने के लिए और अरबी फारसी को समझने के लिए उन्होंने, चूँकि बिना अरबी फारसी समझे भारत का शासन चलाना कठिन था, तो उनका दो निशाना था। एक तो मुसलमानों को खुश करना और दूसरा अरबी फारसी को समझना। इस कारण से अंग्रेजों ने सबसे पहले मदरसा खोला। और किसने खोला था? तो वो है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में 1781 में मदरसा खोला गया था सबसे पहले। अब प्रश्न नंबर 2 पे हम चलते हैं। देखिए, प्रश्नों के माध्यम से हम व्याख्या कर रहे हैं। मदरसा के बाद अंग्रेजों ने कौन सा शैक्षिक संस्थान खोला? तो मदरसा के बाद अंग्रेजों ने संस्कृत विद्यालय खोला। देखिए, अब हिंदुओं को भी अपने फेवर में करना था, बिना संस्कृत के भी उनका काम नहीं चल सकता था। तो बनारस में 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा खोला गया ये संस्कृत विद्यालय। कहाँ खोला गया था? बनारस में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसने खोला था? 1791 में जोनाथन डंकन ने। कब खोला था? 1791 में। किसने खोला था? जोनाथन डंकन ने। कहाँ खोला था? तो बनारस में। अब हम चलते हैं और आगे प्रश्न नंबर 3 में। फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कब खोला गया था? सन 1800 में खोला गया था लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। अब हम प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता से पहले सबसे पहला एक्ट। देखिए, शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता से पहले यानी 1947 से पहले सबसे पहला एक्ट कौन था? तो चार्टर एक्ट 1813। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके समक्ष। और इसमें क्या था? 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। पर ईयर 1 लाख रुपए की राशि शिक्षा पर खर्च करने के लिए कहा गया था। अब है 5वां प्रश्न है प्राची प्रतीची विवाद। प्राची मीन्स पूर्व, प्रतीची मीन्स
पश्चिम माने पाश्चात्य। तो अब देखो इसको कह सकते प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। प्राची मीन्स प्राच्य और प्रतीची मीन्स पाश्चात्य। ये विवाद वहीं से उत्पन्न होता है चार्टर एक्ट 1813 में। विवाद क्या होता है? 1 लाख रुपए खर्च करने की बात, कैसे खर्च की जाए, किसकी शिक्षा पर खर्च की जाए, इस पर विवाद हो गया। किस पे विवाद हो गया? जो प्राच्य समर्थक थे और जो पाश्चात्य समर्थक थे। देखिए दोनों में अंग्रेज समर्थक भी थे। कुछ अंग्रेज पाश्चात्य सभ्यता के, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, तो कुछ पूर्वी शिक्षा के भी समर्थक थे, यानी अपने हिंदुस्तानी शिक्षा के भी समर्थक थे। तो जो प्राच्य समर्थक थे यानी अपने इंडिया की शिक्षा से संबंधित जो समर्थक थे वो है विलियम एडम्स। ये बहुत महत्वपूर्ण समर्थक, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे ये विलियम एडम्स। और एच.टी. प्रिंसेप। तो प्रिंसेप ये और एडम्स ये प्राच्य शिक्षा के कट्टर समर्थक थे। और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में मैकाले और मुनरो का नाम आता है। ये पाश्चात्य शिक्षा के घोर समर्थक थे। अब ये विवाद चला कि विलियम एडम्स लोगों का कहना था कि ये जो 1 लाख रुपए है वो हिंदी पे खर्च किया जाए। और पाश्चात्य समर्थक जो थे मैकाले और मुनरो, इन्होंने कहा इनके अकॉर्डिंग इस रुपए को, इस जो 1 लाख की राशि थी उसको अंग्रेजी भाषा पर खर्च किया जाए। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बारीकी वाली बात हम आज बताएंगे आपको। प्रश्न नंबर 6 है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद पर अपना मत यानी रिपोर्ट देने को बेंटिक ने किसे दायित्व सौंपा था? जो विवाद था प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, तो विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे। तो विलियम बेंटिक ने किसे सौंपा? ये 2 लोगों को सौंपा था। एक तो विलियम एडम्स को सौंपा था कि आप अपना मत दीजिए, प्राच्य पर खर्च करने के लिए क्यों कह रहे हैं आप। दूसरा लॉर्ड मैकाले को सौंपा कि पाश्चात्य शिक्षा पर खर्च करने की बात आप क्यों कर रहे हैं। दोनों को जिम्मेदारी सौंप दिया विलियम बेंटिक ने, उस समय गवर्नर जनरल थे। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, किसकी रिपोर्ट को बेंटिक ने देखा तक नहीं? चूंकि बेंटिक भी अंदर से प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, एक नाम के लिए तो उन्होंने विलियम एडम्स को सौंप दिया था प्राच्य शिक्षा का पर प्रतिवेदन देने के लिए, लेकिन जो विलियम एडम्स ने जो रिपोर्ट सौंपा उसको बेंटिक ने देखा तक नहीं। तो किसकी रिपोर्ट को बेंटिक ने देखा तक नहीं? तो वह है विलियम एडम की रिपोर्ट को, जो 1935 में सौंपा था विलियम एडम ने। मैकाले की रिपोर्ट को लागू कर दिया, बिना देखे ही एडम की रिपोर्ट को, मैकाले की रिपोर्ट को विलियम बेंटिक ने लागू कर दिया। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पर। किसने कहा था प्राच्य शिक्षा अंधविश्वासों का भंडार है? लॉर्ड मैकाले ने कहा था भारतीय शिक्षा को। उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वासों का भंडार है। अंधविश्वासों का भंडार क्यों? क्योंकि ये शिक्षा आध्यात्म पर बल देती थी, वेदों पर बल देती थी, उपनिषदों पर बल देती थी, इसलिए इसको उन्होंने अंधविश्वासों का भंडार कहा। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पर, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किसने किया? तो प्राच्य पाश्चात्य जो विवाद था इसका अंत लॉर्ड ऑकलैंड ने किया। लॉर्ड ऑकलैंड कब? 1839 में। विवाद का हल कैसे किया? 31,000 रुपये प्राच्यवादियों को देकर के दोनों शिक्षा व्यवस्था चलेगी। उसने कहा कि यहीं पे समाप्त करो झगड़ा, दोनों शिक्षा व्यवस्था चलेगी। इसमें जो है 31,000 रुपये
प्राच्यवादी अपने हिसाब से भारतीय शिक्षा पर खर्च करेंगे, भारतीय हिंदी पर खर्च करेंगे, हिंदी भाषा पर खर्च करेंगे। अगला प्रश्न है निस्यंदन सिद्धांत मैकाले का है, ये फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसके पहले भी हमने किसी वीडियो में बताया है, आप देखेंगे। निस्यंदन सिद्धांत का मतलब है फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी ये किसने समाप्त किया? फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने समाप्त किया? तो ये वुड डिस्पैच ने समाप्त किया है। और ये थी किसकी निस्यंदन सिद्धांत? ये मैकाले का था। इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि फिल्ट्रेशन थ्योरी या निस्यंदन सिद्धांत किसका था? तो मैकाले का था। इसने क्या था कि शिक्षा छन कर आए, यानी मुख्य लोगों को दिया जाए, छान कर छन्ना लगाया जाए। जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो राजघराने के लोग हैं, शिक्षा उनको दी जाए। जो गरीब हैं उनको शिक्षा न दी जाए, महत्वपूर्ण लोगों को शिक्षा दी जाए। इसलिए इसको फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया था। तो इसको समाप्त किया था वुड डिस्पैच के द्वारा। इस निस्यंदन सिद्धांत समाप्त कर दिया गया था 1854 में। चलिए अब आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 पर, स्वतंत्रता के पहले महिला शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत। स्वतंत्रता के पहले अगर हम बात करें कि महिला शिक्षा की शुरुआत किसने किया था या वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत किसने किया था, तो वुड डिस्पैच ने किया था। वास्तव में ये भारतीय शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया था, इसीलिए वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न हो सकता है, अगर हमने नहीं लिखा तो आप लिख लीजिएगा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो वुड डिस्पैच को कहा गया है। 1854 में आया था वुड डिस्पैच। प्रश्न नंबर 12 है, कलकत्ता मदरसा बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो वुड डिस्पैच के माध्यम से इसकी स्थापना हुआ था। माने कब हुई थी इस स्थापना? 1854 में। वुड डिस्पैच 1854 के द्वारा 1857 में तीनों विद्यालय खोले गए थे। रिपोर्ट किसकी थी? वुड डिस्पैच 1854 की। और विश्वविद्यालय कब खोले गए थे? 1857 में। अब हम आगे चलते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में किसकी सिफारिश पर खोला गया? तो वो है वुड डिस्पैच 1854 की सिफारिश पर खोला गया था। ये पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी। इसमें देखिए कभी भ्रम हो सकता है कि 1854 से 1882 और 1887 में खुलने वाले विश्वविद्यालय, तो धोखा नहीं करिएगा। ये भी दोनों विद्यालय वुड डिस्पैच की ही सिफारिश पर खोले गए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वुड डिस्पैच की उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु गठित आयोग। वुड डिस्पैच के जो उपलब्धियां थी उसके मूल्यांकन के लिए एक आयोग गठन किया गया था। उस आयोग का नाम था हंटर आयोग। 1882 में गठित हुआ था। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए यह आयोग गठित किया गया था, पर माध्यमिक शिक्षा पर भी इसने काम किया था। लेकिन अगर पूछा जाए मुख्य रूप से तो प्राथमिक शिक्षा, लेकिन माध्यमिक शिक्षा पर भी इसने काम किया था। तो कौन सा आयोग था? हंटर आयोग। प्रश्न नंबर 16 पे हम चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा जरूरी है, ये किसने कहा था? माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा जरूरी है, तो हंटर कमीशन ने ही कहा था। हंटर कमीशन 1882। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। हंटर कमीशन का मूल्यांकन करने के लिए एक आयोग गठित किया गया था। तो कौन सा आयोग है? रेले आयोग। रेले कमीशन 1902। ये किसके समय में गठित हुआ था? तो वो है लॉर्ड कर्जन के समय में गठित हुआ था। अब है प्रश्न नंबर 18, विश्वविद्यालय शिक्षा में इंट्रेंस एग्जाम की सिफारिश किसने किया था? कि जो विश्वविद्यालयीन शिक्षा है
उसमें प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए, तो वो है हैटांग समिति। हैटांग समिति कब गठित हुई थी? तो यह है 1929 में गठित हुई थी, ये भी ध्यान रखना। अब है प्रश्न नंबर 19 पे हम चलते हैं। वर्धा शिक्षा योजना वर्सेस जाकिर हुसैन समिति, ये कब आई थी? वर्धा शिक्षा योजना 1937 में। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। वर्धा शिक्षा योजना की 3 प्रमुख बातें थी। क्या? हस्तशिल्प की शिक्षा, दूसरा कक्षा 8वीं से अंग्रेजी पढ़ाया जाए। तो इसके कर्ता धर्ता क्या कौन थे? गांधी जी थे और जाकिर हुसैन साहब थे। और तीसरा है कक्षा 7 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ये वर्धा शिक्षा योजना की 3 प्रमुख बातें थी। हस्तशिल्प की शिक्षा, कक्षा 8वीं से अंग्रेजी पढ़ाया जाए और 7वीं तक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो। 21वां प्रश्न है 20 साल की शिक्षा किसकी देन है? तो ये सार्जेंट कमीशन की देन है। परीक्षा में कभी कभी इसी तरह से प्रश्न आता है कि 20 साल की शिक्षा किसकी देन है? तो सार्जेंट कमीशन की देन, एक ग्रेजुएशन तक की शिक्षा है। अब 22वां प्रश्न है अंग्रेजों के समय में निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम कब चला था? तो ये था 1913 में। तो दोस्तों आज ये सारी अंग्रेजों के समय में निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 1913 में। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे संपन्न होती है। तो आज हम बहुत ही शॉर्ट में 1780 से लेकर के 1947 तक की शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने प्रकाश डाला है। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, जिससे हम मोटिवेट होते रहें आपके कमेंट से, और आप हमें मोटिवेट करते रहें, ऐसी उम्मीद है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और सारे वीडियोज़ को हमारे देखा करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।